बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम 2026 देना है। तो बोर्ड का पेपर आपने फिजिक्स का किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है जिसकी वजह से आपके फुल मार्क्स आ जाए, वही तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, इसी तरह से अपना पेपर सॉल्व करके आएंगे तो गारंटी दे रहा हूं आपके 85/85 मार्क्स पक्के आएंगे, कोई एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। बच्चे गलतियां करके आते हैं, उनको पता नहीं होता शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, डायग्राम बनानी है नहीं बनानी, इक्वेशन फार्मूला लिखना है नहीं लिखना, वो एक्स्ट्रा जो चीजें नहीं पूछी जाती वो भी लिख के आ जाते हैं, बता के आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो जितना क्वेश्चन उतना आंसर, ये तरीका आपको बताने जा रहा हूं। और नंबरिंग किस तरह से आप मेंशन करते हैं, बच्चे तैयारी करके जाते हैं, पेपर पूरा सॉल्व करके आते हैं, लेकिन नंबरिंग इस तरह से तरी होती है, तरीका गलत होता है उनका, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। बाद में फिर आके रो रहे होते हैं कि पता नहीं मार्क्स कहां से कट गए हैं। तो वो आपने जरूर समझ लेना है। पूरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपने लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है, सॉल्व करके आना है। और लॉन्ग में बच्चे पूछते हैं सर जी थ्योरी कितनी ज्यादा ऐड करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है नहीं लिखनी, डायग्राम के साथ थ्योरी कितनी ऐड करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको ना इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अगर ये चीजें समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा बोर्ड के पेपरों में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा याद रखिएगा, कॉलेज के टेस्ट हो, एकेडमी के, या फिर घर बैठे आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या बोर्ड के पेपर्स, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। इसी तरीके से आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करके आएंगे तो गारंटी दे रहा हूं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं से कोई एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, शीट पे खूबसूरती भी आएगी। जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं है वो अगर इस तरीके से पेपर सॉल्व करके आएंगे तो देखेंगे उनकी शीट पे खूबसूरती भी आएगी और उनकी राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी। हमने चीजों को सिंपल लेके चलना है, कोई ड्राइंग कोई डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखें, मैंने यहाँ पे कोई कट मार्कर यूज नहीं किया, सिंपल डॉलर वाला मार्कर ही यूज कर रहा हूँ, उसी से हेडिंग्स देंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, क्वेश्चन पेपर से आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन सॉल्व करें या आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन सॉल्व करें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं दोनों का तरीका यहाँ पे बता दूंगा, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें आंसर शीट पे ना आपने सबसे पहले ये चीज मेंशन जरूर करनी है, सब्जेक्टिव टाइप, सही है। अब सब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपको पता है दो पोर्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, या किसी किसी पेपर में लिखा होता है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 लिखा हो या सेक्शन 1 लिखा हो, वो आपने हेडिंग लाजमी लगानी है। सपोज करते हैं हम पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने लगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे पार्ट 1 या सेक्शन 1, ये लाजमी लिखिएगा आंसर शीट पे। बच्चे ये नहीं लिखते, डायरेक्ट पार्ट्स मेंशन करते जाते हैं और आंसर देते जाते हैं, ये गलत तरीका है। तो आपने पहले उसको बताना है कि भी मैं पार्ट 1 में एंटर होने लगा हूं और ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला पोर्शन। इसके अंदर अब 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करना है उसी का नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्ट्स नंबर मेंशन कर देते हैं, वो भी गलत, तो फिर पूरा पेपर क्रॉस हो जाता है। तो आपने उसको बताना है कि भी पार्ट 1 के अंदर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एंटर होने लगा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गए, अब देखें मैंने हेडिंग लगा दी ना इस तरह से मार्कर से, कोई कट वाला मार्कर यूज नहीं करना, सिंपल। तो अब इसके नीचे हल्की सी बारीक सी लाइन लगा दी, इससे खूबसूरती आती जाएगी, ठीक जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब जरा तवज्जो से समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सपोज करें पहले थर्ड वाला पार्ट आता है अच्छे से, तो आपने यहाँ पे नंबर भी थर्ड वाले पार्ट का मेंशन करना है। बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी तरतीब बना लेते हैं, वो लिख देते हैं 1, ये पहला क्वेश्चन, कर तीसरा पार्ट रहे होते हैं, नंबर लिख देते हैं 1, और वो भी इस तरह से, वो रोमन में भी नहीं लिखते, सही है। तो ये तरीका गलत है। आपने जो पार्ट पहले सॉल्व करना है वही पार्ट का नंबर आपने पहले देना है। तो सपोज करें मुझे थर्ड वाले पार्ट का आंसर अच्छे से आता है, तो मैं यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट का ही नंबर दूंगा और आगे इस तरह से हाफ शीट तक उसकी ऐसे लाइन लगा लें और आगे क्वेश्चन मार्क, टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे शीट पे खूबसूरती भी आ जाएगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से पार्ट का नंबर मेंशन कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे लिहाज से। तो भाई अगर साइड से इस तरह से लेके चलेंगे तो ये सिंपल तरीका है और डिफरेंट भी है, सही है ना। तो आपकी शीट पे खूबसूरती भी आएगी, अभी आप आगे देखेंगे कि आपको कितनी अच्छी शीट लगेगी, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से थर्ड वाले पार्ट का नंबर मेंशन किया और उसके बाद आपने आंसर की हेडिंग लगा देनी है यहाँ पे, और उसके नीचे छोटी सी ऐसे बारीक सी लाइन लगा दें। अब जहां पे आपने हेडिंग मेंशन की होगी ना, उसके बिल्कुल नीचे से आपने स्टार्ट करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सपोज करते हैं कि हमारे पास था क्वेश्चन के वेलोसिटी को डिफाइन करें और इसका यूनिट भी बताएं, सही है, या यूनिट को भी डिफाइन करें। तो हमारे पास जितना क्वेश्चन उतना आंसर लिखना है। तो आपने इधर से आपने इस तरह से वेलोसिटी को डिफाइन कर देना है, ठीक है। ये देखें प्रॉपर तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब आपको फार्मूला भी बताना पड़ेगा। अब देखें उसने क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा, लेकिन ये हर क्वेश्चन को देखा जाता है कि उसकी डिमांड कितनी है, उसका सूटेबल आंसर कितना बनता है। तो डिफाइन के अंदर आपको फार्मूला लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे फार्मूला या फिर मैथमेटिकली। उसके बाद आप इस तरह से पहले वर्डिंग के अंदर फार्मूला मेंशन करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन,
अब आप इसका सिंबॉलिकली फॉर्म लिखेंगे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और इसको एक बॉक्स में इस तरह से क्लोज कर देंगे। इससे जरा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यार जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बच्चा देखे बॉक्स के अंदर मेंशन कर रहा है, तो वो इधर से ऐसे देखेगा और इधर से ऐसे टिक करेगा और 2 नंबर फौरन से लगा देगा। उसको चीज आपने क्लियर करके बतानी है, ठीक है। और एक चीज, अगली चीज, जो बच्चे कहते हैं हमारी राइटिंग नहीं बनती, देखो आपने यहां पे जरा गौर करना है कि जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, उसके अंदर देखें अल्फाज के बीच में गैप कितना है, गैप कितना है, और गैप सारे अल्फाज के बीच में बराबर का आ रहा है। देखिए कहीं पे आपको ये नहीं लग रहा होगा कि यार ज्यादा कम, ऐसा नहीं है। आप क्या करते हैं कि इधर लिखा टाइम, फिर रेट ऑफ चेंज, 2-3 लफज नीचे, 2-3 इधर, 3-4 इधर, वो आपका सीक्वेंस मैच ही नहीं कर रहा होता। तो आपने अच्छे से ये याद रखना है कि भाई इस साइड से और इस साइड से कोशिश करनी है कि एक लाइन के नीचे ही दूसरी लाइन खत्म हो, और ये जो अल्फाज के बीच में गैप है ना, ये बराबर का हो। जब ये आप गैप बराबर का रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी और शीट पे खूबसूरती आएगी। हमने शीट को खूबसूरत बना के आना है, ताकि देखने वाले को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ देखता जाए चेकर, और उसके बाद आपको मार्क्स देता जाए। तो फार्मूला लिखा, सही है, बातें गौर से देखते जाओ और उसके सुनते भी जाओ। और उसके बाद यूनिट हमने डिफाइन करना है, तो यूनिट आप इस तरह से ना लिखिएगा मीटर पर सेकंड, लो जी हमने बता दिया, और नहीं, उसको बताना है द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, और फिर ब्रैकेट में इस तरह से उसका सिंबल भी लिख दें। सही है। अब देखिए ये प्रॉपर तरीका है एक चीज को बताने का। तो इस तरह से अब आपको फौरन से वो 2 नंबर दे देगा, बस एक नजर देखते ही वो आपको 2 नंबर दे देगा। तो इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से मेंशन करने हैं। क्लियर हो गया जी यहां तक? चलें अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास है जी, अब सपोज करें आपको 5 वाला पार्ट अच्छे से आता है, तो आप 5 वाले पार्ट का ही नंबर देंगे, फिर आगे से लाइन लगाएं, आंसर की हेडिंग देंगे, उसके बाद आप आंसर लिखते जाएं। फिर उसके बाद सेकंड वाला पार्ट अगर आपको अच्छे से आता है, तो आप वो वाली हेडिंग मेंशन करेंगे सेकंड पार्ट की, इस तरह से फिर उसका आंसर देंगे, और इस तरह से आपने टोटल 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। क्लियर? अब आप आते हैं जी पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना। आप कोशिश करें कि उसको बताएं कि भाई मैं अभी भी पार्ट 1 के अंदर ही हूं, सेक्शन 1 के अंदर ही हूं, ताकि उसको क्वेश्चन वहां से देखने की दिक्कत ना हो, मुश्किल ना हो, और वो सिर्फ देखता जाए उधर से और इधर से आपका आंसर चेक करता जाए। जब आप उसको मजबूर करेंगे ना, क्लियर नहीं करेंगे कि भाई क्वेश्चन पेपर भी देख और फिर हमारा आंसर भी ढूंढ के हमने किस क्वेश्चन का दिया हुआ है, फिर वो क्रॉस ही करेगा। ये बात जहन में रखिएगा। तो उसको क्लियर करें कि भाई अभी भी मैं पार्ट 1 में हूं, अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेने लगा हूं, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आपको पहला पार्ट अच्छे से आता है, तो आप उसका आंसर देंगे। अब देखें यहाँ पे है हेड टू टेल रूल, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। तो आपने उसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, उसके बारे में बता दें। अब आपको साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, और डायग्राम आप पेन से ही बनाइएगा, लेड पेंसिल का यूज नहीं करना, ठीक है। रफली तौर पे आप लेड पेंसिल से यूज कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर फिर मार्कर या पॉइंटर या आप कह लें इंक पेन, आपने वो फिर फेर लेना ताकि वो पक्की हो जाए। तो आपने पेन से ही डायग्राम बनानी है। तो ये देखें, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है टू टेल के अकॉर्डिंग, वही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दी। तो ये होता है तरीका अच्छा सा, कि भाई आप एक तरीके के मुताबिक पहले थ्योरी, फिर नीचे देखें डायग्राम किस तरह से मैंने सेट की है, कि वो अच्छी लगे। ये नहीं कि इधर घुसेड़ दी, इधर घुसेड़ दी, बीच में थ्योरी घुसेड़ दी, इस तरह से नहीं करना। ठीक है जी। अभी भी देखें अल्फाज के बीच में गैप बराबर का है। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, दोनों वेक्टर्स हैं, इनको हेड टू टेल ऐड किया है, तो अब यहीं पे ना रिजल्टेंट ठोक दीजिएगा। ये अच्छा स्टूडेंट नहीं करता, टॉपर स्टूडेंट ये काम नहीं करता। अब आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स हेड टू टेल ऐड हो गए हैं, तो अब इनका रिजल्टेंट आएगा, तो उसको नीचे जाके जरा अलग डिफाइन करेंगे। ये देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की हेडिंग लगाई, अब उसको डिफाइन करेंगे, इसी डायग्राम को लेते हुए अब यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से वो एक ही नजर में ना ऐसे करके 2 नंबर फौरन दे देगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। ये होता है तरीका आंसर देने का। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चले, अब आपको सपोज करें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट आता है, तो आप सेकंड पार्ट की हेडिंग लगाएंगे, आंसर देंगे। 4 वाला पार्ट आता है तो उसकी हेडिंग लगाएंगे, आंसर देंगे। इस तरह से जो पार्ट पहले आप सॉल्व कर रहे हैं उसी का नंबर देना है। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, हम देख चुके हैं, बार बार बच्चों को एंड तक यही समझाते रहते हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। तो आपने ये गलतियां नहीं करनी। ले जी, इस तरह से आपके ये 8 पार्ट्स हो जाएंगे। अब सपोज करें आपने एक एक्स्ट्रा पार्ट करना है, तो आप एक्स्ट्रा की हेडिंग लगा दें तो अच्छी बात है, उसको चक्कर ना दें। वो इतना भोला नहीं होगा, वो काउंट करेगा कि मैं अपने कितने पार्ट्स अटेम्प्ट किए। तो अगर आप हेडिंग लगा देंगे ना, तो वो खुश होगा कि बच्चा मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा। अगर कोई इसमें से ऊपर आपका पार्ट गलत भी हो गया, तो वो यहां से चेक करके आपको 2 नंबर दे देगा, और वो उसी पार्ट को काउंट कर लेगा। तो आप जितना उसको क्लियर करेंगे, वो खुश होगा, उसका टाइम बचेगा, वो जल्दी चेक करेगा, उसको पैसे मिलेंगे, लिहाजा वो आपको मार्क्स देता जाएगा। सही है ना? तो इस तरह से उसको क्लियर करके फिर आपने एक्स्ट्रा पार्ट भी सॉल्व कर लेना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें जी, अब चलते हैं डेयर स्टूडेंट्स इससे आगे।
हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 4। अभी पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लिखें पार्ट 1 में अभी हम हैं, पार्ट 1 के अंदर ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 लेने लगा हूं। इसका पार्ट 1 पहले सॉल्व करूंगा। सपोज करते हैं वो कपल को डिफाइन करने का कह रहा है, तो आपने इस तरह से कपल की हेडिंग लगानी है। एक हेडिंग के नीचे जब दूसरी हेडिंग लगाएं तो फिर आपकी मर्जी होती है, चाहे आगे से स्टार्ट करो, चाहे पीछे से स्टार्ट करो, चाहे उस सेकंड हेडिंग के आगे से स्टार्ट करो, ये आपकी मर्जी होती है। बस ये याद रखिएगा, पहली हेडिंग के नीचे से अगर स्टार्ट करना है तो फिर ये जरूरी है इधर से स्टार्ट करो, उससे आगे ना करो। ठीक है, ये अच्छा तरीका होता है। चले, अब कपल को इस तरह से आपने डिफाइन कर देना है और उसके बाद इसकी डायग्राम बनानी है। अब देखें, यहां पे आपने खुद फैसला करना होता है कि यार इस क्वेश्चन की डायग्राम बनानी है कि नहीं बनानी। भाई कपल के बारे में जो कुछ बता रहे हो ना, एफएससी के स्टूडेंट हो आप, फर्स्ट ईयर के, तो आपके लिए जरूरी है कि भाई सिर्फ ये आपने दो लफ्ज नहीं लिख देने, इसके साथ इसी चीज को समझा भी दो। तो यहाँ पे डायग्राम आपको खुद से फैसला करना है कि यार यहाँ पे जरूरी है, तो इसीलिए वो नहीं कहेगा क्वेश्चन के अंदर, आप इसी के साथ बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए वो ऐसे करके ना फौरन से 2 नंबर दे देगा, खुशी खुशी, और साथ में गुड भी देगा। ठीक है ना, उसके बाद आपने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेना है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह जो भी आए। अब देखो आप कितनी अच्छी आपके पास शीट पे खूबसूरती आती जा रही है। देखिए सिंपल तरीका है, टाइम का भी बचाव होगा और राइटिंग भी बेहतर होती जाएगी और आपकी चीजें क्लियर आप मेंशन करते जाएंगे तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ये था शॉर्ट क्वेश्चन को करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे भी क्या चीज मेंशन की गई है। वहां पे मेंशन किया होगा सेक्शन 2 या पार्ट 2, वो लाजमी लिखिएगा। उसके नीचे लिख दें लॉन्ग क्वेश्चंस, उसको बताना है। अब उसमें पहला होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं इसी के सपोज करें दोनों पार्ट्स पहले सॉल्व करता हूं, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ए पार्ट, ये लाजमी लिखिएगा। बच्चे फौरन से ए लिख देते हैं, भाई किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, 7 का, 8 का, किसका, तो क्लियर करें ना उसको। तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 5, ये देखते जाए गौर से, उसके नीचे ए पार्ट। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर की हेडिंग लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेट करते हैं कि भाई क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें समझिएगा कि कितनी ज्यादा मैं थ्योरी ऐड कर रहा हूं और किस तरह से डायग्राम बना रहा हूं और किस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख रहा हूं। टेंशन ना लिया करें, बच्चे कहते हैं सर जी हम बड़ा ज्यादा लिख के आएंगे तो हमें मार्क्स फुल मिलेंगे, और भाई ये चीज जरूरी नहीं होती। ना खुला करके लिखा करें, ना ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, जितना सवाल उतना जवाब। तो अब देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर सबसे पहले आपको आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना है। अब उसने कहा है या नहीं कहा, आपको करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहली चीज यही है जरूरी, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने हेडिंग लगाई, ठीक है, मार्कर से, सिंपल मार्कर यूज कर रहे हैं, कोई कट मार्कर यूज मैं नहीं कर रहा। अगर आप कट मार्कर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। ब्लू मार्कर और ब्लू इंक वाला पेन यूज करना है। कुछ बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे सोच रहे हो कि सर तो बॉल पेन से लिख रहे हैं, और भाई मैं बॉल पेन यूज कर रहा हूं, आपने बोर्ड के पेपरों में इंक पेन यूज करना है, बॉल पेन अलाउ नहीं है, ये याद रखिएगा, इंक पेन आपने यूज करना है। चले जी, अब इस तरह से आपने उसको डिफाइन करना है आइसोलेटेड सिस्टम को। अब देख रहे हो बीच में गैप, देखो गैप, गैप आपने अल्फाज के बीच में गैप बराबर कर रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। बस ये होता है तरीका। उसके बाद एग्जांपल इसकी मेंशन की, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आ जाएगी। चाहे आप यहाँ पे हेडिंग लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या उसकी स्टेटमेंट की हेडिंग लगा लो, या आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने उसकी स्टेटमेंट लिख दी, स्टेटमेंट के बाद जाहिर सी बात है उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो इस तरह देख रहे हो आप हेडिंग मेंशन करते जाओ और आगे आप इस तरह से आंसर देते जाओ। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर देखो आपने सिर्फ 3 से 4 लाइनें लिखनी है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं करनी ऐड। इतना करें कि उसको लगे कि हाँ यार ये पूरे तरीके से चल रहा है, वो ऐसे करता जाएगा, ये देखिए। उसके बाद इसी एक्सप्लेनेशन के बाद, अब इतनी एक्सप्लेनेशन बस जरूरी है थ्योरी के अंदर। अब आप जाएंगे, जाहिर सी बात है डायग्राम बनाएंगे तो उसी के मुताबिक मैथमेटिकल आएगा ना। अगर डायग्राम बाद में एंड पे जाके बनाएंगे तो जो सारी पहले इक्वेशन लिखी है वो आपको उसको क्लियर नहीं कर रहे आपके, भाई ये मैंने इक्वेशंस कहां से बनाई है। इसीलिए कोशिश करें कि अब आप देखें थ्योरी लिखने के बाद आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के नीचे जैसी मैथमेटिकल लिखोगे तो वो खुश होगा कि यार बच्चे को देखो पता है ये जो उसने इक्वेशन लिखी है वो यहां से देख रहा है, वो समझ रहा है, तो यहां से ही हमने लिखी होगी ना ये इक्वेशन, समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, तो वो यहीं से चीज को आपने फौरन से लिखा ना तो वो खुश हो जाएगा, तो यार बच्चे को प्रॉपर तरीका का पता है कि भाई इस तरह से आंसर देना है। तो वो यहां से चीज देख रहा है, आपने हेडिंग मेंशन की कि हम चेंज इन मोमेंटम ही लेने लगे या कह लें इंपल्स को डिस्कस करने लगे फॉर बॉल 1, जिसका मैच क्या होगा M1। तो देखें डायग्राम कैसे बनाई है, बच्चे क्या करते हैं, दो बॉल्स यहां पे बना लिए,
फिर 3-4 लाइनें छोड़ के नीचे ये वाली, फिर 3-4 लाइनें छोड़ के ये वाली डायग्राम, पूरे पेज पे सिर्फ ये 6 बॉल्स वो बना के आ जाते हैं। इतना गलत करते हैं, कोई खूबसूरती नहीं आती, उसकी चीज के कोई मार्क्स नहीं मिलते, उल्टा गलत करके आते हैं। आपने एडजस्ट करना है हर चीज को सूटेबल वे में। तो देखो मैंने बिफोर कोलिजन हेडिंग लगाई, ये डायग्राम बन गई, हल्का सा गैप दिया, थोड़ा सा, शीट जाया नहीं करनी, ठीक है, इसका हिसाब भी होगा क़यामत वाले दिन। एट कोलिजन, अब देखो हेडिंग यहां लगाई, नीचे लगाता यहां पे, फिर उसके बाद नीचे बनाता, क्योंकि ये वाले डायग्राम को जरूरी नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा साइड पे लेके, ताकि ये खाली जगह नजर ना आए। समझो समझो, टॉपर बच्चा इसी चीज पे तवज्जो दे। यहां हेडिंग लगाई, अब इधर इधर देखे थोड़ा सा खला है, अब मैंने यहां पे अगर ये वाली हेडिंग यहां देता ना, तो ये पूरा प्रॉपर गैप नीचे चला जाता, शीट पे खूबसूरती ना आती। मैंने क्या की, मैंने एक हेडिंग इधर निकाल दी बाहर, और इधर इसके सामने डायग्राम बना ली, पेज का कम यूज हुआ, खूबसूरती भी डबल हो गई। फिर मैंने तीसरी डायग्राम उसी के नीचे एडजस्ट कर दी। अब देखें आप, इधर गैप और इधर गैप नजर आ रहा है, ये चीजें थोड़ी सी सेट हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली इस चीज के अंदर खूबसूरती आ गई है। अगर आप एक ही जगह ऐसे सीधे चलते ना, तो खूबसूरती ना आती, क्योंकि ये जगह खाली ज्यादा हो जाती। ये चीजें आपने खुद समझनी होती है, ठीक है ना। इसकी अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बोर्ड में आपको फायदा होगा। तो अब वो देखते ही ऐसे, ये देखो यहां पे उसने नंबर दे देने हैं, या फिर उसने टिक कर देना, आगे चले जाना है। अब इसी के नीचे आप इसी के मुताबिक यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे, वो इक्वेशन आपकी ऑटोमेटिकली नीचे बनी हुई है, वो ऐसे करेगा। और ज्यादा मार्कर का यूज नहीं करना, ठीक है, कम मार्कर का यूज करना है। एक पेज पे सिर्फ 2-3 जगहों पे आप मार्कर यूज करें, ताकि शीट पे खूबसूरती आए। ज्यादा मार्कर घुसेड़ेंगे ना, हर एक चीज मार्कर से क्लोज करेंगे। यहां पे देखो मैंने कोई बॉक्स नहीं बनाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर हेडिंग मेंशन हो चुकी है मार्कर की। ज्यादा मैं यहाँ पे मार्कर का यूज करूंगा, शीट गंदी हो जाएगी। ये चीजें समझनी है, जहन में रखनी है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। अच्छा जी, अब देखें आगे मैंने मैथमेटिकल सॉल्व किया। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, वो मैंने बॉक्स के अंदर फार्मूला क्लोज कर दिया, ताकि उसको पता चले कि अब हम यहाँ पे क्या कहने लगे। वो इधर से ऐसे करता और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आते ही अब देखो मैथमेटिकल चीज प्रूफ हो गई, उसी के नीचे इसी की वर्डिंग लिख दे, बस ये रिजल्ट आ गया। कहां पे मैंने कहीं पे देखा है आपने कि थ्योरी ज्यादा ऐड की हो? नहीं भी, सवाल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, हमने उसका सूटेबल आंसर दे दिया। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। बस जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, देखो वो शुरू में बताई, एक्सप्लेन किया, डायग्राम आ गई, मैथमेटिकल उसका पूरा सेटअप आ गया, और एंड पे रिजल्ट निकाला, उसी रिजल्ट को वर्डिंग में भी मेंशन कर दिया, बाकी कुछ बचता ही नहीं है। तो आप क्यों डरते हो कि भी ज्यादा लिखना है? इसी तरह से वो आपको 4 से 5 मार्क्स पक्के पक्के देगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो जब आपने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट नहीं कहना बी पार्ट, बल्कि उसको दोबारा बताएं कि भाई मैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 का ही मैं बी पार्ट सॉल्व करने लगा हूं। उसको क्लियर करना है। तो अब देखें, बी पार्ट आपके पास जो भी न्यूमेरिकल होगा, उसके लिए आप सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, और बाय गिवन डाटा की हेडिंग जरूर मेंशन करेंगे, और आगे इस तरह से गिवन डाटा मेंशन करेंगे वर्डिंग के अंदर। ये नहीं डायरेक्ट लिख दें m इज इक्वल टू 10 kg, भाई किस चीज का मैस, m है क्या भला? तो उसको बताना है कि मैस ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू 10 kg, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वो चीज मेंशन करें। तो चाहे आप इधर अगर आपका पेज एंड हो गया, तो इसी के नीचे से स्टार्ट करें, इस तरह लाइन लगा देनी है, उसको पता चले कि भाई ये क्वेश्चन एंड हो गया, और उसके बाद यहां से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। अगर यहां से स्टार्ट नहीं करना, तो अगले पेज से भी कर सकते हो। ये देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, यहां पे आप नेक्स्ट पेज पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैंने हेडिंग लगाई क्वेश्चन नंबर 5, उसी के अंदर रहते हुए बी पार्ट सॉल्व करने लगा हूं। सोल्यूशन बाय गिवन डाटा मेंशन किया, मैथ्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, फाइंड फोर्स करनी है। अब यहाँ पे आप, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पे एरो भी तो आएगा। ओ भाई आएगा, जब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो आप एरो लगा दें, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर तो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है, आंसर चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, तो इसीलिए हम यूज नहीं करते। जब वो खुद से कहे कि इन वेक्टर फॉर्म, फिर आपने एरो लगा देना है। बात सुन रहे हो ना? तो इस तरह से आप देखें, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब आपने आगे फार्मूला लगाना है, तो डायरेक्ट फार्मूला ना लगाएं, उसको बताएं कि एज वी नो दैट, कि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लिखेंगे ना 2 लाइनें, देखें वर्डिंग, ये शीट पे खूबसूरती आएगी, ये प्रॉपर वे है। तो फिर फार्मूला लगा दें, उसको बॉक्स में क्लोज कर दें, ताकि वो गिवन डाटा का एक नंबर फौरन से दे, फार्मूले का एक नंबर फौरन से दे, और उसके बाद ये चीजें सारी खूबसूरती के लिए। अब देखो मैं डायरेक्ट भी तो पुटिंग कर सकता था ना, लेकिन मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यूज, कि उसको बताएं कि भाई इस फार्मूले में अब हम वैल्यूज पुट करने लगे। ये अच्छा तरीका होता है, टॉपर बच्चा यही काम करता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
चाहे इस यूनिट में लिखें चाहे इस यूनिट में लिखें, आपकी मर्जी है। जो आंसर है उसको इस तरह से बॉक्स में क्लोज कर दीजिएगा, ताकि अब देखो कितनी खूबसूरत लग रही है न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। देखें ये दोबारा एक दफा देखें, ये देखें, ये देखें, कोई गंद नहीं मारा होगा, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया प्रॉपर तरीके से। अब वो फौरन ऐसे गिवन को देख के एक नंबर यहां दे देगा, फार्मूला आपने बॉक्स में क्लोज किया, उसकी फौरन नजर पड़ेगी और इधर से फौरन रिजल्ट पे नजर पड़ेगी। 2 सेकंड के अंदर ना वो आपको फौरन से 3 नंबर दे देगा। तो इस तरह चीजों को आपने क्लियर करके आना है। अब मैंने पूरा पेपर सॉल्व करने का तरीका आपको समझा दिया, बता दिया, आपने गौर भी किया है कि मैं कहां पे कितना गैप रख रहा हूं, कितनी लाइनें छोड़ रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं कि दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ के ना मैथमेटिकल इक्वेशन यहां पे लिख रहे होते हैं। वो भाई ज्यादा आप ना लाइनें छोड़ा करें, ठीक है ना। खुद फैसला क्या करें कि यार अब खूबसूरती कैसे आ रही है शीट पे, बस उतना गैप रखें, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, शीट पे खूबसूरती भी आएगी। जितना पेपर को खूबसूरत बना के लिख के आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।